गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में, आज की क्लास में आप वेंटिलेशन जो सब्जेक्ट है, जो चाहे मेटल माइंस हो चाहे अंडरग्राउंड माइंस हो, उससे रिलेटेड विगत वर्ष के जो क्वेश्चंस आए हैं उसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। साथ ही ओवरमैन माइनिंग सरदार के कैंडिडेट जो वेंटिलेशन चैप्टर के रूप में पढ़ते हैं उसको ध्यान देते हुए अपना इसकी स्टडी करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपके सामने लाता हूं जो ये आपके सामने दिखाई दे रही है कुछ लिंक्स। मैं आगे आपको बढ़ता हूं और क्वेश्चन नंबर 18 पर आता हूं, जहां पर आपके लिए ये क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा और मेरे कर्सर के साथ आप नज़र को मूव कीजिएगा। तो चलिए, मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर लिए होंगे, सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करते हैं, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोले होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? A fan running at 850 rpm is passing an airflow of 150 cubic मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ स्पीड दिया हुआ है पंखे का जो सरफेस पर बैठाई जाती है, MMV मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर बोलते हैं जिसको। तो ये इसकी स्पीड रन पर मिनट में दी हुई है, साथ ही एयर फ्लो का क्वांटिटी दिया हुआ है क्यूबिक मीटर पर सेकंड में, जो कि 150 है। एज्यूमिंग द इफिशियंसी रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब जो फैन की इफिशियंसी है, दक्षता है, वो बदल नहीं रही है। फाइंड द न्यू क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लो, मतलब Q2 निकालने के लिए कह रहा है इफ़ द फैन रन्स एट 1100 rpm। तो ये जो प्रश्न पढ़े, इसके कीवर्ड को मैं लिखता हूँ बोर्ड पर, और आप उसको कीवर्ड यानी कि जो आप इसमें नंबर्स आई हुई है, फिगर्स आई हुई है, तो उसको मैं लिखता हूं और उसके साथ आप उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए मेरे साथ। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसको हम बनाने जा रहे हैं, सेकंड क्लास मेटल माइंस अनरिस्ट्रिक्टेड वेंटिलेशन का क्वेश्चन 18। तो इसमें गिवन करके अगर लिखें तो क्या क्या दिया हुआ है गिवन में? एक आपका Q1 दिया हुआ है, Q1 दिया हुआ है, N1 दिया हुआ है, और यहाँ पर मैं अगर देखना चाहूँ तो ये जो N1 है 850 आरपीएम है, 850 आरपीएम है, और क्वांटिटी जो दी हुई है वो दी हुई है 150 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड दी हुई है। और क्या दी हुई है? एज्यूमिंग करना है कि इफिशियंसी अनचेंज्ड है। इफिशियंसी को अगर मैं इससे लिखाऊं, ये जो इफिशियंसी है ये अनचेंज्ड है, मतलब जितना पहले थी उतने ही पहले बाद में भी है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इफिशियंसी अनचेंज्ड है, तो फाइंड द न्यू क्वांटिटी, यानी कि Q2 पूछ रहा है, न्यू क्वांटिटी पूछ रही है। साथ ही जो है फैन रन्स एट 1100 आरपीएम, यानी कि N2 दिया हुआ है 1100 आरपीएम। अब आपको याद आ रही है फैन लॉ, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रॉम फैन लॉ से, फ्रॉम फैन लॉ से क्या कहते हैं हम लोग कि Q जो होता है, क्वांटिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है N के। अगर ये कह रहे हैं आप, तो इस आधार पर Q1 बटे में Q2 बराबर N1 बटे में N2 हो जाएगी। अब आपको Q2 निकालना है, तो Q2 बराबर जब कहिएगा तो Q1 और N1 का, Q1 और N2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और N1 अपॉन में आ जाएगी। चलिए वैल्यू को रख डालिए। वैल्यू क्या है आपका? Q1 150 है, N2 कितनी है? 1100 है, डिवाइडेड बाय N1 कितनी है? 850 है। अब इसको काटने का प्रयास कीजिए तो काट सकते हैं आप। साथ ही जो है कैलकुलेटर उठाइए और मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिए। मैं कैलकुलेटर निकाल रहा हूँ, ये कैलकुलेटर निकली। इसमें मल्टीप्लाई करनी है 15 इंटू 1100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 85। तो ये आ गई 194 Q2 आ गई 194.11, क्या आएगी? क्यूबिक मीटर पर सेकंड में आएगी। तो ये जो है आपने निकाला 194.1,
अब मैं वो ऑप्शन जो आपके सामने ला रहा हूँ वो ऑप्शन को देखिए और उससे मैच कीजिए कि 194.1 कौन से ऑप्शन में आई हुई है। तो आपको दिखाई दे रही होगी कि 190, मैं कर्सर अगर वहाँ ले जाऊँ तो आप देख पाएंगे कि ए नंबर का जो ऑप्शन है 194.1 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, वो ऑप्शन पर ये जो आपकी आंसर है मैच हो रही है, तो आप उसी को टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब बाकी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं 19 नंबर का क्वेश्चन पढ़ता हूँ। आप मेरे कर्सर के साथ नज़र को मूव कीजिए। क्या कह रहा है? ए फैन रनिंग्स एट 850 RPM इज पासिंग एयर ऑफ इनलेट डेंसिटी 1.2 kg पर क्यूबिक मीटर विथ शाफ्ट power of 450 kilowatt. Assuming the efficiency remains unchanged, find the new shaft power if the fan runs at 1100 RPM in air density of 1.1 kg पर क्यूबिक मीटर। अब मैं बोर्ड के जगह पर मैं यहीं पर आपको अगर बताऊं कि आप गिवन में लिख सकते हैं क्या है, RPM यानी N1 जो दी हुई है 850 RPM दी हुई है, लेकिन एयर की डेंसिटी जो हवा घुस रही है उसकी डेंसिटी दी हुई है घनत्व 1.2 kg पर क्यूबिक मीटर। शाफ्ट पावर जो दिया हुआ है वो 440 किलोवाट दिया हुआ है, यानी कि पावर दिया हुआ है। पावर और आरपीएम के बीच में यानी स्पीड के बीच में रिलेशन आपको ढूंढनी है। एज्यूमिंग इफिशियंसी इसमें भी अनचेंज्ड है। न्यू शाफ्ट पावर निकालने के लिए यानी कि P2 निकालने के लिए कह रहा है इफ द फैन रन्स एट 1100 RPM, जबकि न्यू डेंसिटी जो है वो 1.1 kg पर क्यूबिक मीटर है। यानी कि आपको पावर और जो स्पीड है उसमें रिलेशन आपको ढूंढना है। तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन क्यूब का, एन क्यूब यानी कि स्पीड के क्यूब का। मैं अगर इसको छोटा करके ये जो अब मैं रखा हूँ मिश्रा सर का टैग, जो आपकी कम से कम दिमाग पर प्रेशर बनती है सॉल्व करने के लिए, तो P समानुपाती एन क्यूब होती है। तो इस आधार पर P1 बटे में P2 बराबर N1 का होल क्यूब बटे में N2 का होल क्यूब। उसको मैं लिखा हूँ क्या जी, N1 इंटू N2, N1 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 और डिवाइडेड बाई में N2 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 इंटू ये जो डेंसिटीज़ हैं साथ में जो D1 है वो डिवाइडेड बाई D2। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा अगर फैन के पावर और रनिंग स्पीड के बीच में रिलेशन अगर आपको ध्यान में रखनी है तो इस आधार पर मैं अगर इसको स्लाइड शो के तहत और अगर बड़ा कर दूं तो आप और अच्छे से देख सकते हैं कि ये सो दैट, तो यहाँ पर वैल्यू आप पुट अप कीजिए। N1 के वैल्यू आपका दिया हुआ है 850, लेकिन यहाँ पर अगर आप P2 निकालना है तो P2 बराबर जब कहेंगे तो N2 D2 के साथ P1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये N2 आपका दिया हुआ है कहाँ 440 RPM, मेरे कर्सर पर नज़र जा रही होगी तो, और यहाँ पर साथ ही ये हो गई तो 440 पावर हो गई। N2 हो गया आपका 1100 जो आपके प्रश्न में दिया हुआ है, तो उसका 3 टाइम से मल्टीप्लाई किए, डिवाइड में करेंगे N1 का, तो जो कि 850 है, इनटू में यहाँ पर अब हो जाती है ये D2 ऊपर चली जाएगी जो कि 1.1 आएगी डिवाइडेड बाई में 1.2 है। अब इसको कैलकुलेट करिएगा तो 874.14 किलोवाट आएगी। तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, अगर आप दिमाग में रख सकते हैं फॉर्मूले को तो बड़ा इजीली जो है आप एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये दिख रही है आपको 874.14 है, जो कि 874 जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन पर जाता है। तो इस तरीके से आपने इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बना लिया। चलिए अब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसके लिए आपको और अच्छे से विजिबिलिटी के लिए मैं करंट स्लाइड से इसको बड़ा कर देता हूँ। 20 नंबर क्वेश्चन जो है पढ़िए, मैच द फॉलोइंग, यानी कि ये जो दो टेबल दी हुई उसको मैच करने के लिए कह रहा है, जिसमें डस्ट का टाइप दिया हुआ है एक कॉलम में, वो फाइबर नुमा जो डस्ट होती है उसका टाइप दिया हुआ है, और यहाँ पर बगल में दी हुई है मैक्सिमम अलाउेबल कंसंट्रेशन ऑफ एयरबर्न रेस्पिरेबल डस्ट। रेस्पिरेबल डस्ट यानी कि जो हवा में उड़ने वाली, सांस द्वारा अंदर जाने वाली, हवा में उड़ने वाली एयरबर्न बोलते हैं, सांस द्वारा अंदर जाने वाली को रेस्पिरेबल बोलते हैं। तो हवा में उड़ने वाली रेस्पिरेबल डस्ट का जो कानून के अनुसार अलाउेबल कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू 8 आवर टाइम वेटेड एवरेज, जिसको बोलते हैं TWA टाइम वेटेड एवरेज, 8 घंटे की शिफ्ट में जो उसकी परसेंटेज हवा में होनी चाहिए अधिकतम, उसकी बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीज ओर पहला दिया है, दूसरा एस्बेस्टस
दिया हुआ है डस्ट, और तीसरा दिया है अदर ओर्स, मतलब इसके अलावा अन्य प्रकार के ओर्स। और इधर आपके कॉलम, सेकंड कॉलम में दिए हुए हैं ए में 2 फाइबर पर मिलीमीटर ऑफ एयर सैंपल्ड, मतलब कि 1 मिलीमीटर की लंबाई, मात्र 1 मिलीमीटर की लंबाई। मैं ये अगर स्केल दिखाना चाहूँ, छोटी वाली स्केल, तो आप ये देख सकते हो कि 1 मिलीमीटर बहुत ही छोटी लंबाई होती है। और उस लंबाई के, कहने का मतलब कि चावल के दाने के बराबर, चावल के दाने के बराबर जो पतली वाली चावल होती है वो 1 मिलीमीटर। अब उस लंबाई में को चावल का दाना कौन सा, उसकी डायमीटर की बात करें केवल, तो उसमें जो है आपको दो केवल फाइबर, 2 डस्ट होनी चाहिए। तो वो अलाउेबल परसेंटेज जो कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम किस में होनी चाहिए, मैग्नीज ओर में होनी चाहिए, एस्बेस्टस में होनी चाहिए, या अदर ओर्स में होनी चाहिए। 5 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर सैंपल, मतलब 1 क्यूबिक मीटर, मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा हवा का जो वॉल्यूम आपके नज़र में दिख रही है, इमेजिन कर रहे हैं, उसमें 5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम होना चाहिए। 8 घंटे के शिफ्ट में उतना ही जमा होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ 15 डिवाइडेड बाय द परसेंटेज ऑफ फ्री रेस्पिरेबल सिलिका कंटेंट। तो ये जो एज पर MMR 1961 के अनुसार बताया गया है, जो कि अभी बदली गई नहीं है, मेटल माइंस रेगुलेशन 1961 के अनुसार बताया गया, नहीं तो यही वैल्यू जो आपकी CMR में है वो 10 डिवाइडेड बाय द फ्री सिलिका कंटेंट की बात की गई है। 1 फाइबर पर मिलीमीटर ऑफ एयर सैंपल्ड। तो इसके लिए आपको रिफरेंस मैं यहाँ पर लिखा हूँ, PTO MMR 124.2 प्रिकॉशन अगेंस्ट डेड डस्ट, जबकि CMR के अनुसार 143 में ये बात 143 में बात कही गई है। तो यहाँ पर मैं केवल ऑप्शन के रूप में कहिए C ही लिखा हूँ, जो आंसर भी है। तो मैग्नीज और जो है, जिसकी मैग्नीज डस्ट जनरेट होती है, वो उसके बारे में कहा जाए तो 1 क्यूबिक मीटर में अधिकतम 5 मिलीग्राम ही रहनी चाहिए, उससे अधिक नहीं रहनी चाहिए। उसी तरह से 2 का ए देखिएगा, तो एस्बेस्टस जो होती है वो 1 मिलीमीटर की लंबाई में केवल 2 फाइबर्स उपस्थित होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अदर ओर्स के केस में जो 15 से सिलिका, फ्री सिलिका परसेंट को डिवाइड करते हैं उतनी होनी चाहिए, जबकि 2017 रेगुलेशन जो CMR कोल माइंस रेगुलेशन है, उसके तहत आप उसको 10 डिवाइडेड बाई सिलिका परसेंट करते हैं। तो आपने C को टेंसर लगा लिया, मैग्नीज ओर के लिए याद रखना है, एस्बेस्टस के लिए याद रखना है कि 2 फाइबर पर मिलीमीटर होना चाहिए, मैग्नीज ओर के लिए 5 मिलीग्राम दिया, अदर केस के लिए 15 डिवाइडेड बाई MMR के अनुसार, और CMR के अनुसार 10 डिवाइडेड बाई। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये देखिए, इसकी रेफरेंस मैं यहाँ पर आपके सामने रखा हूँ, प्रिकॉशन अगेंस्ट डस्ट किसके लिए, 1961 MMR मेटल माइंस रेगुलेशन के लिए 124 के ये दूसरे में जो बताया गया है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस रेगुलेशन ए place shall not be deemed to be in harmless state that person to work or pass or be therein if the 8-hour time weighted average concentration of airborne respirable dust। कहने का मतलब कि इस रेगुलेशन के उद्देश्य के लिए जो स्थान पे होती है नुकसानदेह स्थिति, जहाँ पर लोग काम करते हैं, पास होते हैं या रहते हैं 8 घंटे में, तो वो जो 8 घंटे में वेटेड एवरेज कॉन्सेंट्रेशन है एयरबर्न रेस्पिरेबल डस्ट का, वो इन मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर सैंपल्ड बाय द ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर, जो इक्विपमेंट यूज करनी है DGMS द्वारा अप्रूव्ड है, और ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर MRE 113A को हम लोग यूज करते हैं, जो कि डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोसीजर एज स्पेसिफाइड बाय द चीफ इंस्पेक्टर बाय द जनरल और स्पेशल ऑर्डर एक्सीड 5 इन केस ऑफ मैग्नीज ओर। तो मैग्नीज ओर के केस में 5 मिलीग्राम की बात की जाती है, एंड द वैल्यू अराइव्ड बाय द डिवाइडिंग ऑफ फिगर ऑफ 15 विथ द परसेंटेज ऑफ फ्री रेस्पिरेबल सिलिका प्रेजेंट इन द अदर केसेस। तो अदर केसेस में आपको 15 को डिवाइड करनी है फ्री सिलिका से, जो कि फ्री सिलिका की वैल्यू जो आती है, प्रेजेंट रहती है सैंपल में, उससे डिवाइड करते हैं। तो हर खदान के लिए जो कि अलग अलग रहती है, लेकिन यही CMR में आपको जो CMR 2017 है उसमें आपको बताई गई है 10 डिवाइडेड बाई में परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका। अब देखिए, एक दूसरी केस दी हुई है, इन केस ऑफ रेस्पिरेबल एस्बेस्टस फाइबर। एस्बेस्टस फाइबर के बारे में कहा जा रहा है, एक्सीड 2 fibers per millimeter of air sampled by an open membrane filter and measured by a phase
और कॉन्ट्रास्ट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होती है जो फेस कॉन्ट्रास्ट वाली होती है, उसके जो मेम्ब्रेन ओपन मेम्ब्रेन फिल्टर से देखने पर जो हमको दिखाई देती है वो 1 मिलीमीटर में 2 से अधिक नहीं दिखाई देनी चाहिए। और ये जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होगी वो चीफ इंस्पेक्टर द्वारा जनरल या स्पेशल ऑर्डर में स्पेसिफाइड की गई, उसी से आपको इसको करना है। तो साथ ही एक्सप्लेनेशन में भी बोला गया, फॉर द पर्पज ऑफ दिस रेगुलेशन द टर्म रेस्पिरेबल एस्बेस्टस फाइबर मीन्स एनी फाइबर फॉर्म ऑफ मिनरल सिलिकेट्स ऑफ क्रिसोलाइट, एक्सोनोलाइट, एमोसाइट, एंथोफाइलाइट, क्रोसीडोलाइट, ट्रिमोलाइट और एनी mixture thereof with the length of the greater than 5 micrometers and a diameter of less than 3 micrometers and a length to diameter ratio greater than the 3:1, मतलब 3 रेशियो से 1 रेशियो के बीच में होनी चाहिए। 3 अगर लंबाई डस्ट की साइज रहती है तो 1 जो है उसकी डायमीटर होनी चाहिए। वो डस्ट जो 5 माइक्रोमीटर साइज के रहते हैं और वो 5 माइक्रोमीटर से जो विथ द लेंथ ऑफ ग्रेटर देन 5 माइक्रोमीटर्स होते हैं उससे अधिक होने चाहिए। ऐसे जो ये केमिकल नेम फाइब्रस के डस्ट के दिए हुए हैं सिलिकेट्स ऑफ क्रिस्टोलाइट्स, तो ये जो डस्ट के टाइप दिए हुए हैं वो इस साइज के होने चाहिए। तो ये आपने देखा जो क्वेश्चन नंबर थी उसका। अब ये बगल में आपको क्वेश्चन नंबर 21 का डिफरेंस दिया हुआ है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ने के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने दिखाई दे रही है, पढ़ते हैं क्या कहता है। टू ऑब्टेन करेक्ट मेजरमेंट ऑफ वेट बल्ब टेम्परेचर द व्हिर्लिंग हाइग्रोमीटर शुड बी रोटेटेड एट लीस्ट फॉर, आपको व्हिर्लिंग हाइग्रोमीटर जिसको हाथ में आप पकड़ करके जैसे पंखा डुलाते हैं, पंखा को घुमाते हैं, कौन वाला पंखा, हैंड वाली पंखा जो अब घर में लगभग नहीं के बराबर यूज होने लगी है, तो वो जो घर वाली पंखा है उसको जो आप घुमाते हैं तो वो जो स्पीड होती है, इस तरीके से आप पंखे का हवा लेते हैं तो ये जो स्पीड होती है वो कितनी होनी चाहिए, 1 मिनट में कितनी होनी चाहिए, 1 मिनट में, या जो कि हम लोग 200 आरपीएम के स्पीड से, मतलब 1 मिनट में 200 बार हम लोग घुमाते हैं उसको, इस स्पीड से हम लोग उसको घुमाने का काम करते हैं, तो उसको कितना देर तक घुमाने का काम करते हैं ये पूछा गया है आपके प्रश्न में जो आपको दिखाई दे रही है। टू ऑब्टेन करेक्ट मेजरमेंट ऑफ वेट बल्ब टेम्परेचर द व्हिर्लिंग हाइग्रोमीटर शुड बी रोटेटेड एट लीस्ट फॉर, कितने देर के लिए जो है हम लोग इसको रोटेट करते हैं। तो यहाँ पर 1 मिनट जो ऑप्शन दी हुई है उतने देर के लिए ही रोटेट की जाती है, जिसका रेफरेंस मैं प्री पेज में दिखाने का प्रयास कर रहा था। तो देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट साइकोमीट्रिक पर लाता हूँ, जो कि साइकोमीट्री भी आर्द्रता मिति भी कहते हैं इसको। तो खान के वातावरण में 200 आरपीएम से 1 मिनट तक घुमाने से दोनों बल्ब का रीडिंग पढ़कर सारणी की सहायता से रिलेटिव ह्यूमिडिटी की गणना करते हैं। तो कहने का मतलब 1 मिनट आंसर आपकी ए नंबर तो राइट हो ही गई, मेरे नोट्स की जो कट पेस्ट रखा हूँ उससे आपको पता चल गई है। लेकिन साथ ही आप ये याद रखिए कि जब वेट बल्ब ड्राई बल्ब का टेम्परेचर 25 डिग्री या उससे अधिक होती है तो उस केस में आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने के लिए 100-7A का मल्टीप्लाई करते हैं, और 20 से 25 डिग्री के बीच में अगर ड्राई बल्ब का टेम्परेचर आती है तो आप जो है 100-8A का मल्टीप्लाई करते हैं, और 20 डिग्री से अगर कम आती है तो उस केस में 100-9A से मल्टीप्लाई करते हैं। और इस प्रकार जो है आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी व्हिर्लिंग हाइग्रोमीटर से निकालने का प्रयास करते हैं। चलिए फिर अगले प्रश्न पर आते हैं। तो ये आप तो 21 का ए नंबर को टिक लगा लिए हैं। अब 22 नंबर का प्रश्न को पढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्या कहता है। 22 नंबर में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रिक्शनल लॉसेस इज आर इनकरेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स जो फ्रिक्शनल लॉसेस के रिस्पेक्ट में दी गई है वो असत्य है। स्टेटमेंट ए कहता है फ्रिक्शनल प्रेशर लॉसेस आर
फ्रिक्शनल प्रेशर लॉसेस आर कॉज्ड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द वॉल्स ऑन द एयर स्ट्रीम। मतलब फ्रिक्शनल जो प्रेशर लॉसेस होती है वो किस कारण से होती है, जो वाल के रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, उस पर जो एयर स्ट्रीम वाल्व से रगड़ते जाती है और उससे जो फ्रिक्शन उत्पत्ति है वो फ्रिक्शनल लॉसेस होती है। बी नंबर में कहता है फ्रिक्शनल लॉसेस आर रिजल्ट ऑफ चेंजेज इन एयर डायरेक्शन। फ्रिक्शनल लॉसेस जो होती है वो एयर के डायरेक्शन को बदलने के रिजल्ट के फलस्वरूप होती है। ऑप्शन सी कहता है, स्टेटमेंट सी कहता है फ्रिक्शनल लॉसेस डिपेंड अपॉन कंडीशंस एंड रफनेस ऑफ इंडिविजुअल वाल सरफेस एंड वेलोसिटी ऑफ एयर। मतलब फ्रिक्शनल लॉसेस निर्भर करती है जो रफनेस होती है इंडिविजुअल वाल सरफेस की, उसके कंडीशन और रफनेस पर निर्भर करती है, साथ ही वेलोसिटी ऑफ एयर पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी कि आंसर बी मैं पहले से लिखा हुआ हूँ, मतलब कि स्टेटमेंट बी जो है वो आपका इनकरेक्ट है। फ्रिक्शनल लॉसेस आर रिजल्ट ऑफ चेंजेज इन एयर डायरेक्शन। तो हवा के डायरेक्शन बदलने पर ये फ्रिक्शनल लॉसेस का नहीं मिलता, फ्रिक्शनल लॉसेस का जो फिनोमेना है वो नहीं दिखता है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, बाकी ए और बी दोनों सही है। तो ये जो है आपने 22 नंबर का प्रश्न कर लिया है। आते हैं 23 नंबर के प्रश्न पर। क्या कह रहा है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट टू वेंटिलेट ए 50 मीटर लॉन्ग रोडवे और टनल इन अंडरग्राउंड मेटल माइन बाय एन ऑक्सिलरी फैन विल बी। कहने मतलब 50 मीटर लंबा रोडवे है या उस टनल है अंडरग्राउंड मेटल माइन की, उसको ऑक्सिलरी फैन से आप वेंटिलेट कर रहे हैं, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी, मतलब क्वांटिटी की पूछ रही है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो आप जो रेगुलेशन CMR 1950 जो 2017 का जो रेगुलेशन 160 पढ़े हुए हैं या 1961 पढ़े हुए हैं, उसमें जो 160 रेगुलेशन में बताई गई है कि फेस से 4.5 मीटर की दूरी पर जो हवा की मात्रा होगी वो 300 क्यूबिक मीटर एटलीस्ट जो रहती है, वो वेलोसिटी बताई गई है 160 के अंतर्गत में वेलोसिटी बताई है। लेकिन आप रास्ते से गुणा करके रास्ते की जो मैक्सिमम चौड़ाई है जो कि 4.8 इंटू 3 मीटर कहा जा सकता है, तो उससे आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। वैसे आप सॉलिड ब्लास्टिंग के प्रिकॉशन में कहते हैं कि 284 क्यूबिक मीटर पर मिनट से कम नहीं होनी चाहिए, और डिग्री सेकंड थर्ड गैसीय माइंस में 300 क्यूबिक मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग वाल में 1000 मीटर क्यूबिक मीटर पर सेकंड से कम, क्यूबिक मीटर पर मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है आपको वैल्यू दी हुई है, इस आधार पर आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं कि जो ऑक्सिलरी फैन कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 300 क्यूबिक मीटर एयर पर मिनट विद इन 4.5 मीटर ऑफ दी फेस। तो ये आप ई को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं। आपके सामने एक लिंक दी हुई है, जिस लिंक को आप अगर यूज करते हैं अपने यूट्यूब में टाइप करते हैं तो आपको 160 का वो जो 30, 15, 60, 45, 25, 75 ये जो वैल्यू है इसका मीनिंग आप समझ सकते हैं और अपने से उसको याद कर सकते हैं। इसकी वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। तो चलिए, आपने ई नंबर को टिक लगा दिया है 23 के क्वेश्चन का। अब 24 पर आते हैं। मैच द फॉलोइंग, यानी कि गैस दी हुई है एक कॉलम में, दूसरे में नोन एज, उस गैस को हम क्या कहते हैं, ऐसा करके दूसरे कॉलम में दिया हुआ है। तो गैस में दिया हुआ है मीथेन CH4 जिसको बोलते हैं SO2, दूसरे नंबर में दिया है, तीसरे नंबर में C नंबर में दिया हुआ है N2, और नोन एज इनर्ट गैस। तो आप जानते हो कि N2 जो होती है वो इनर्ट गैस होती है। उसी तरह से CH4 जो होती है नॉन टॉक्सिक होती है बट एक्सप्लोसिव गैस होती है। SO2 जो होती है एक्यूटली पॉइजनस गैस होती है, गैस विच सपोर्ट कंबस्चन। तो यहाँ पर सपोर्ट कंबस्चन वाली बात है। तो यहाँ पर आप जो है ए का जो है आपने कह दिया है नॉन टॉक्सिक 2 वाली, ए का 2 कह दिया है, तो ए का 2 जो है आपको दिखाई दे रही है डी और ई में। बी का आपने कह दिया है SO2 को एक्यूटली पॉइजनस गैस है, तीसरा कह दिया है तो बी का 3। इस तरह से ई का सी का 1 आप कह रहे हैं, तो इस तरह से ई नंबर को आप टिक लगा सकते हैं। और इसकी जो रेफरेंस है, मैं इसको अगर छोटा करके इसको दिखाऊं साइड करके, जो मिश्रा सर की टैग है उसमें ये बात कही गई है। देखिए
ये जो आप 7.5 मीटर की दूरी पर एयर डक्ट जहाँ पाइप छोड़ती है उससे ये आप कहते हैं कि डिग्री सेकंड जो थर्ड माइंस है वहाँ पर 25 मीटर पर मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए, और डिग्री फर्स्ट सेकंड में जो है 15 मीटर पर मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है फेस के पास की वेंटिलेशन की बात की गई। उसी तरह से जो आप नेक्स्ट प्रश्न करने वाले जिसमें परमिसिबल लिमिट ऑफ जो दी हुई है किसकी, SO2 की, वो 0.0005% और 5 ppm दी हुई है। जनरली बाई ब्लास्टिंग या फायर या कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन से उत्पन्न होती है। ये जो है कलरलेस होती है। अडूअर यानी कि गंध जो होती है स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरस स्मेल की होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.21 होती है। वेरी एक्यूटली पॉइजनस गैस है। इरिटेटिंग टू आई और रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी जो है इरिटेट करती है। तो ये आपकी दी हुई है। साथ ही जो है 0.015 टू 0.019% इज़ फैटल विद इन 30 मिनट। 30 मिनट के अंदर आप फैटल हो जाएंगे यदि SO2 गैस जो है 0.015% से 0.019% के बीच होती है। तो बहुत ही ज़्यादा ये पॉइजनस गैस है। N2 गैस की बात करें तो ये कलरलेस होती है, अडूअरलेस होती है, टेस्टलेस होती है। सोलिबिलिटी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिलीग्राम पर लीटर में घुल जाती है। मतलब 1 लीटर में ये 20 मिलीग्राम घुल जाती है अगर रूम का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो, जबकि प्रेशर जो है 1 बार हो। तो ये इनर्ट गैस है। आपने ये कह दिया। इस तरह से ई को आप टिक लगा सकते हैं। और मैं इसको अगर मिश्रा सर के टैग से जो छिपी हुई थी छिपा दूं तो और स्लाइड शो के तहत इसको अगर बड़ा कर दूं तो ये बड़ा हो गई है, जिसको आपने टिक लगा चुका है ई नंबर वाले को 24 का। तो आगे बढ़ते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं जो आपके सामने है। 25 नंबर में कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर का मतलब क्या होता है। ए नंबर नन ऑफ दिस का है, बी नंबर एब्सोल्यूट प्रेशर का है, सी नंबर डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस बोला है। डी नंबर में स्टैटिक प्रेशर प्लस वेलोसिटी प्रेशर बोला है। ई नंबर में बैरोमेट्रिक प्रेशर बोला है। तो इसके रेफरेंस के लिए PTO मैंने कि अगले पन्ने में बताया हूँ कि गॉज प्रेशर जो होती है वो बैरोमेट्रिक प्रेशर होती है या और कुछ होती है। तो देखिए ये पिक्चर द्वारा आप समझने का प्रयास कीजिए। ये जो है ये क्या है, गॉज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर को बताया गया है। एब्सोल्यूट प्रेशर का यहाँ डेफिनेशन दी गई है, गॉज प्रेशर का यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है। तो आप ये देख रहे होंगे इस पिक्चर में कि ये वाली जो पहला लाइन वर्टिकल लाइन है ये जो है आपकी वैक्यूम प्रेशर को है, और ये जो आपको जो दूसरी लाइन वर्टिकल दिखाई दे रही है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है। साथ ही जो ये बड़ी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि एब्सोल्यूट प्रेशर के नाम से जाना जा रहा है, और ये जो है गॉज प्रेशर के नाम से जाना जा रहा है। तो यहाँ पर गॉज प्रेशर जो होती है जो कि आप वैक्यूम प्रेशर को आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब माइनस करते हैं तब जो है वो आ जाती है गॉज प्रेशर। तो ये मैं पहले एब्सोल्यूट प्रेशर की डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। एब्सोल्यूट प्रेशर इज ए प्रेशर दैट इज रिलेटिव टू द जीरो प्रेशर इन द एम्प्टी। जब एम्प्टी एयर फ्री स्पेस ऑफ द यूनिवर्स में जब अगर कोई हवा नहीं हो, ऐसा स्थान जहाँ पे खाली हो, जहाँ पे जीरो प्रेशर होती है, रिलेटिव टू जीरो के बराबर होती है, तो वैसा प्रेशर को ही हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, जिसको द रेफरेंस प्रेशर इज द आइडल और एब्सोल्यूट वैक्यूम। इट इज़ डिनोटेड विद द सबस्क्रिप्ट ABS, PABS के नाम से, P एब्सोल्यूट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये जो हवा जहाँ नहीं रहती है वहाँ का जो प्रेशर हम लोग एज्यूम करेंगे, मानेंगे। हवा तो सर्वत्र यूनिवर्स में है, लेकिन हवा जो है जहाँ नहीं है उसी जगह को हम लोग कहेंगे क्या चीज़, एब्सोल्यूट प्रेशर। और गॉज प्रेशर क्या होती है, गॉज प्रेशर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द प्रीवेलिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रीवेलिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जब हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर से डिफरेंस निकालते हैं तो ये फॉर्मूले के रूप में आप याद रख सकते हैं, P एब्सोल्यूट बराबर P एम्बियंट प्रेशर, मतलब कि वातावरण का प्रेशर को माइनस करेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर से तो आ जाएगी वो गॉज प्रेशर। तो ये डिफरेंस होती है एब्सोल्यूट प्रेशर और किसके बीच में, एम्बियंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में। तो एम्बियंट टेम्परेचर, एम्बियंट प्रेशर और गॉज प्रेशर का ये डिफरेंस हो गई। तो इस तरह से आप इसकी आंसर जो है डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, C नंबर को टिक लगा सकते हैं।
25 नंबर आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से 26 नंबर के क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। आप लोग मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को लाइक तो किए ही होंगे, साथ ही अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोले होंगे। और आपको कौन सी टॉपिक पढ़नी है और उस टॉपिक में क्या डाउट है, अपने डाउट को हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दे करके पूछ सकते हैं। वैसे मैं ये जो 26 नंबर का प्रश्न है वो आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।